हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ी है। इसमें धरती के समुद्र तटों पर रेत के दानों से भी ज्यादा तारे हैं। इनमें से कई तारों के ग्रह हैं। कुछ ऐसे हैबिटेबल जोन में हैं जहां जीवन हो सकता है। फिर भी दशकों की खोज के बावजूद, सिग्नल सुनने, आसमान को स्कैन करने के बावजूद हमें सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। ये है फर्मी पैराडॉक्स। अगर जीवन कॉमन होना चाहिए तो सब कहां हैं? ये खामोशी कोशिश की कमी के कारण नहीं है। सेटी ने दशकों तक सुना है लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर सिविलाइजेशन बाहर है तो हमने उनकी टेक्नोलॉजी या सिग्नल्स क्यों नहीं पकड़े? क्या इसका मतलब है कि जीवन दुर्लभ है या इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन दूसरों तक पहुंचने से पहले खुद को खत्म कर लेते हैं? हर संभावित जवाब से हम खुद को देखने का तरीका बदल जाता है। अगर हम अकेले हैं तो धरती पर कॉन्शियसनेस एक दुर्लभ खजाना है। अगर नहीं तो शायद हम सही तरीके से या सही समय पर नहीं सुन रहे हैं। ये महान कॉस्मिक खामोशी हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और यूनिवर्स को नई नजरों से देखने पर मजबूर करती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन बनाया, एक टूल जो इस सवाल को छोटे हिस्सों में बांटता है। कितनी सिविलाइजेशन बाहर हैं? यह कई फैक्टर्स को गुणा करता है। स्टार बनने की दर, ग्रहों वाले हिस्सों का अनुपात, हैबिटेबल दुनियाओं की संख्या, जीवन की संभावना, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन कितने समय तक चलती हैं। शुरुआती टर्म्स जैसे स्टार और ग्रह का बनना अब अच्छी तरह से समझे जाते हैं। ग्रह कॉमन हैं, लेकिन बाद के टर्म्स जीवन, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी अभी भी अज्ञात हैं, जिसमें सिर्फ धरती ही एक डेटा पॉइंट है। हमारे अंदाजों के आधार पर जवाब सिर्फ हमसे लेकर लाखों सिविलाइजेशन तक हो सकता है। ड्रेक इक्वेशन पैराडॉक्स को सुलझाता नहीं है। यह हमें दिखाता है कि हम क्या नहीं जानते हैं। यह हमारी अज्ञानता का एक आईना है और हमें क्या खोजना है इसका एक गाइड है। जैसे जैसे हम खाली जगह भरते हैं, यूनिवर्स की खामोशी और भी पेचीदा होती जाती है। क्या हम कुछ जरूरी चीज मिस कर रहे हैं? ये इक्वेशन हमें याद दिलाती है, खोज खुद को समझने के बारे में उतनी ही है जितनी दूसरों को खोजने के बारे में। अगला कदम जीवन के लिए हमारे फिल्टर्स को बेहतर बनाना है। हमने कभी सोचा था कि हैबिटेबल जोन में होना ही जीवन के लिए काफी है, लेकिन स्टर्न और गेरिया के नए रिसर्च से पता चलता है कि और भी सख्त फिल्टर्स हैं। एक ग्रह को लंबे समय तक प्लेट टेक्टोनिक्स और समुद्रों और महाद्वीपों का संतुलन चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक्स मौसम को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्वों को रिसाइकल करते हैं, जिससे विकास के लिए स्थिर विविध वातावरण बनते हैं। महासागर जीवन के लिए एक पालना प्रदान करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए जमीन जरूरी है। आग, धातु विज्ञान और कॉम्प्लेक्स टूल्स। पूरी तरह से पानी से ढकी दुनियाओं में इंटेलिजेंट जीवन हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं। स्टर्न और गेरिया का अनुमान है कि 0.2% से भी कम हैबिटेबल ग्रहों में सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स और सही जमीन समुद्र का संतुलन दोनों हैं। इससे टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन हमारे सोचने से सैकड़ों गुना ज्यादा दुर्लभ हो जाती है। फर्मी पैराडॉक्स आत्मविनाश के बारे में नहीं हो सकता है, बल्कि यह इस बारे में है कि सही ग्रहों की स्थितियां कितनी दुर्लभ हैं। खामोशी भूगर्भीय हो सकती है, न कि सामाजिक। हमारी खोज को इन दुर्लभ विशेषताओं वाले दुनियाओं पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी धरती खोजने की संभावना अब बहुत कम हो गई है। प्लेट टेक्टोनिक्स धरती पर लगभग 1 अरब साल पहले शुरू हुए थे, ठीक कॉम्प्लेक्स जीवन के फटने से पहले। टेक्टोनिक्स के बिना पोषक तत्व समुद्र तल में फंस जाते और जीवन को विकसित होने के लिए जरूरी चीजों की कमी हो जाती। सबडक्शन और ज्वालामुखी गतिविधि इन पोषक तत्वों को रिसाइकल करते हैं, जिससे एक समृद्ध बायोस्फीयर को बढ़ावा मिलता है। महाद्वीपों के टकराने से पहाड़ बनते हैं, मौसम की विविधता बढ़ती है और विकास तेज होता है। पर्यावरण की ये विविधता इंटेलिजेंस के उभरने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एक स्थिर ग्रह समस्या समाधान या अनुकूलन के लिए बहुत कम प्रोत्साहन देता है। जब हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की खोज करते हैं तो हमें सिर्फ पानी के नहीं, बल्कि सक्रिय भूविज्ञान के संकेतों की तलाश करनी चाहिए।
भविष्य की दूरबीनें ज्वालामुखी गैसों का पता लगा सकती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के सबूत। ऑक्सीजन और ज्वालामुखी गतिविधि दोनों वाले ग्रह को खोजना एक बड़ी सफलता होगी। ऐसी दुनिया न केवल जीवन का समर्थन कर सकती है, बल्कि इंटेलिजेंस के लिए जरूरी जटिलता भी। प्लेट टेक्टोनिक्स सिविलाइजेशन के पीछे का छिपा हुआ इंजन हो सकता है। अकेले महासागर काफी नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिए जमीन जरूरी है। एक जल दुनिया की कल्पना करें, जीवन पनप सकता है, यहां तक कि इंटेलिजेंट भी बन सकता है, लेकिन कभी रेडियो टेलीस्कोप नहीं बना सकता। आग, धातु विज्ञान और कॉम्प्लेक्स मशीनों के लिए सूखी जमीन की जरूरत होती है। पानी के नीचे आग लगाना असंभव है और धातु का काम पहुंच से बाहर है। यहां तक कि खगोल विज्ञान भी मुश्किल है। तारे पानी से धुंधले होते हैं। एक शानदार जलीय प्रजाति की समृद्ध संस्कृति हो सकती है, लेकिन वह अलग थलग रहेगी, तारों तक पहुंचने में असमर्थ। बहुत ज्यादा पानी और इंटेलिजेंस फंसा हुआ है। बहुत ज्यादा जमीन और मौसम बहुत कठोर हो सकता है। धरती का नीला और हरे रंग का संतुलन दुर्लभ और कीमती है। दूसरी धरती की तलाश करते समय हमें इस पहचान की तलाश करनी चाहिए। जमीन और समुद्र का सही मिश्रण एक टेक्नोलॉजिकल दुनिया की असली पहचान हो सकता है। केवल ऐसी दुनियाएं ही सिविलाइजेशन बना सकती हैं जो बाहर पहुंचने में सक्षम हों। मान लीजिए एक सिविलाइजेशन सभी ग्रहों की बाधाओं को पार कर लेती है और टेक्नोलॉजी विकसित कर लेती है। अंतरतारकीय दूरी पर संवाद करना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। रेडियो तरंगें कॉस्मिक शोर में फीकी पड़ जाती हैं। यहां तक कि उन्नत क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए भी हमारी पहुंच से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। निकटतम तारे तक क्वांटम संदेश भेजने के लिए आपको 100 किलोमीटर चौड़ी दूरबीनों की जरूरत होगी। आज के समय में अकल्पनीय। शायद कई सिविलाइजेशन मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इतनी तेज आवाज नहीं कर सकता कि हम सुन सके। संचार के लिए सटीक लक्ष्यीकरण और सही समय की जरूरत हो सकती है। 1 मिलियन साल पहले भेजा गया संदेश हमसे पूरी तरह से छूट गया होगा। यूनिवर्स फुसफुसाहटों से भरा हो सकता है, न कि चिल्लाहटों से। खामोशी टेक्नोलॉजिकल हो सकती है, न कि अस्तित्वगत। हम सुन रहे हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं या सही समय पर नहीं। नमस्ते कहने की चुनौती हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक विनम्र संभावना है, शायद वे बाहर हैं, लेकिन हमसे संपर्क न करने का फैसला करते हैं। उन्नत सिविलाइजेशन मानव जाति की हिंसा, प्रदूषण और संघर्ष को देख सकते हैं और दूरी बनाए रखने का फैसला कर सकते हैं। हम एक तरह के कॉस्मिक क्वारंटाइन में हो सकते हैं, जिसे संपर्क के लिए तैयार नहीं समझा जाता है। धरती पर हमारे कार्य हमारे भेजे गए किसी भी संदेश से ज्यादा जोर से बोल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें खोजा जाए, तो शायद हमें पहले एक ज्यादा शांतिपूर्ण, टिकाऊ सिविलाइजेशन बनना होगा। खामोशी एक निष्क्रिय संदेश हो सकती है। परिपक्व हो जाओ और फिर हम बात करेंगे। संपर्क को आमंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका एक बेहतर दुनिया बनाना हो सकता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज रेडियो तरंगों पर केंद्रित रही है, लेकिन यह एक मानवीय पूर्वाग्रह है। हमें अपनी खोज को टेक्नो सिग्नेचर्स, एलियन टेक्नोलॉजी के भौतिक सबूत की तलाश करने के लिए व्यापक बनाना चाहिए। गैलीलियो प्रोजेक्ट इस प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। अंतरतारकीय उल्कापिंडों की खोज कर रहा है और असामान्य वस्तुओं के लिए आसमान को स्कैन कर रहा है। 2014 में असामान्य गुणों वाला एक उल्कापिंड प्रशांत महासागर में गिरा। बरामद टुकड़ों का कृत्रिम मूल के संकेतों के लिए विश्लेषण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट विस्तार कर रहा है, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा इकट्ठा करने के लिए नई वेधशालाएं बना रहा है। लक्ष्य कठोर, पारदर्शी विज्ञान, अटकलें नहीं। सबूतों की तलाश सक्रिय और खुले विचारों वाली होनी चाहिए। केवल नए तरीकों से देखने पर ही हम सच्चाई को खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। फर्मी पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए डेटा की जरूरत है, न कि सिर्फ अटकलों की। हमें एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करना चाहिए
ताकि प्लेट टेक्टोनिक्स, ओशियनों और महाद्वीपों के संकेतों का पता चल सके। ऐसी दुनियाएं जो टेक्नोलॉजी का समर्थन करने में सक्षम हो। हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी जैसी नई दूरबीनें इन विशेषताओं को प्रकट कर सकती हैं। हमें अपने सौर मंडल में टेक्नो सिग्नेचर्स और कलाकृतियों की भी तलाश करनी चाहिए। गैलीलियो जैसे प्रोजेक्ट अंतरतारकीय वस्तुओं और अज्ञात घटनाओं की स्कैनिंग कर रहे हैं। चाहे हमें सबूत मिले या सिर्फ खामोशी, खोज अपने आप में परिवर्तनकारी है। यह हमें धरती पर जीवन की दुर्लभता और मूल्य की याद दिलाता है। हमारा काम सवाल पूछते रहना, खोजते रहना और सच्चाई की तलाश कभी न छोड़ना है।